हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं अपना कुमार तो आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक डीएवी पब्लिक स्कूल की क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर दिल्ली सल्तनत चैप्टर 13। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मुगल एम्पायर वाला चैप्टर 15 का वीडियो नहीं देखा तो जाके वो भी देख लेना। वैसे वो उसके बाद आने वाला है, इसके मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बहुत सारे पार्टों में, मतलब लगभग 4 पार्टों में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जाकर देख लेना। तब चलते हैं स्टार्ट करने इस वीडियो को। इसमें बताया गया है कि 12वीं सेंचुरी के अंदर 1173 से लेके 1290 तक राज्य हुआ था। और जो इंडिया बहुत सारे भागों में बट गया था, वो यूनिटीज़ के नहीं था, मतलब वो सभी राजा एकजुट होकर नहीं लड़ते थे। और मोहम्मद गोरी के बारे में इसके पिछले चैप्टर में दिया गया, यानी 12 चैप्टर में आपको बाद में बताऊँगा मैं। अभी आने वाली वीडियो में वो भी आ जाएगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो उसके अंदर एक मोहम्मद गोरी था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका पृथ्वी चौहान से लड़ाई हुआ था, जिसमें वो ये बुरी तरह हार गया था, ये मोहम्मद गोरी। उसके बाद सेकंड बैटल में ये जयचंद के साथ मिल गया और इनको पृथ्वी चौहान को हरा के मार दिया, किल्ड। उसके बाद ये जयचंद को भी लास्ट में मार दिया। उसके बाद इसका कोई बेटा नहीं था मोहम्मद गोरी का, तो ये वापस जा रहा था अपना गजनी। तो अब वो क्या किया कि अपना सारा राज्य अपने नौकर मतलब दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया, जो कि उसका स्लैब था। स्लैब मतलब दास होता है, गोरी स्लैब था वो। तो इसलिए जब ये अब मोहम्मद गोरी चला गया, तो उसके बाद जो बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने एक डायनेसिटी न्यू स्टार्ट की इंडिया के अंदर, जिसका नाम था द स्लैब डायनेसिटी, जिसको हम लोग मामलुक डायनेसिटी भी बोलते हैं, जो कि 1206 लेकर 1290 तक चला था, 93 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन में पढ़ते हैं सबके बारे में। तो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बस 4 साल राज किया था। अब ये फाउंडर था स्लैब डायनेसिटी का। स्लैब मतलब नौकर, तो उनका डायनेसिटी। अब स्लैब डायनेसिटी इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इस दो डायनेसिटी में जो भी हमने भी देखा कि जो स्लैब डायनेसिटी था, इसके अंदर मतलब दास के बच्चे या दासी थे, इसलिए इसका नाम स्लैब डायनेसिटी पड़ गया। तो ये पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐबक है, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया, इसके पास मिलिट्री पावर बहुत पहले से ही था, क्योंकि सारी मोहम्मद गोरी के पावर तो इसी के पास था ना, इसी को मिल गया था। इसके दास मतलब मोहम्मद गोरी के दास को मिल गया था। तो ये ऐबक के पास पूरी मिलिट्री पावर थी, इसलिए बहुत अच्छे से 4 साल राज किया। और इसने 4 साल के अंदर कुतुब मीनार भी बना दिया है, तो आपने देखा ही होगा। और बहुत सारे मस्जिद भी बनाया, जैसे कि कुवैत उल इस्लाम और मॉस्क वही बनाया। और 1.5 दिन का झोपड़ा ही बनाया, ये भी एक मॉस्क है। और फिर इसकी भी मृत्यु हो गई 1210 में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उनका बेटा था आरम शाह। अब जो आरम शाह था ना, ये राजा तो बन गया, पर नोबस जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब नहीं मानते थे कि ये राजा है। नोबस मैंने चैप्टर 50 में बढ़ा दिया है, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि नोबस वो आदमी होते हैं जो कि राजा के बाद सबसे बड़े वही होते हैं, मतलब राजा के बाद सबसे अमीर वही कहलाते हैं नोबस। नोबल जो चाहते हैं वही होता है। तो इनको राजा नहीं चाहते थे, तो इनका जो सन इन लॉ था, दामाद, वो आके आरम शाह को मतलब आरम शाह को मार डालता है और खुद राजा बन जाता है। तो ये जो इल्तुतमिश है, वहीं आरम शाह का दामाद है। तो इल्तुतमिश अब राजा बन चुका है आरम शाह को मारने के बाद। तो अब स्टार्ट होता है इल्तुतमिश का समय, जो कि 1210 से लेके 36 तक चलता है, मतलब 1210 से 1236। अब चलते हैं आगे इसके बारे में पढ़ने, पूरा पैराग्राफ में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैं दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। सभी लोग दिल्ली को बनाते हैं कैपिटल अपना, इसलिए तो हम लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। तो आप दिल्ली के अंदर लोग राज कर रहा था, बहुत सारे जगह जीत चुका था। और ये जो था ना, इसने बहुत सारे क्वाइन लॉन्च किए थे। और एक बार क्या हुआ ना कि एक राजा था ख्वारिज़्म, वो इल्तुतमिश के पास आया जगह मांगने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि जो चंगेज़ खान है, जो कि मंगोल का एक राजा था, जो कि बहुत क्रूर था, तो वो इस पर हमला कर रहा था। तो ये बचने के लिए इससे मांगता है हेल्प। तो ये इल्तुतमिश इसको बेवकूफ़ बनाता है, बोलता है कि ये क्लाइमेट आपके लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। क्योंकि इसे पता था
इल्तुतमिश को कि अगर चंगेज़ खान दिल्ली पर अटैक करता है तो वो जीत जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश जो था ना, वो जो नोबल्स होते हैं वो 40 नोबल का एक ग्रुप बनाया था जिसे चालीहा कहते हैं। तो उसका तुर्किश नोबल्स जो होते हैं ना उनका तो फिर क्या किया ना कि इसमें सिल्वर कॉइन लॉन्च किया जिसे टंका कहते हैं, और कॉपर कॉइन जिसे जिल्ता कहते हैं। आप बहुत सारे कॉपर सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे आपको दिख सकते होंगे, वही हैं कॉइन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड में थे। अब इल्तुतमिश को बहुत सारा आर्ट और लिटरेचर पसंद था, और फिर फेमस दरबार में था मीनाहा उस सिराज, और फिर उसने लिखा था इल्तुतमिश रीजन के बारे में। और ये जो इल्तुतमिश था वो सुन्नी मुस्लिम था, जो कि सुन्नी और शिया दो टाइप के मुस्लिम होते हैं जो कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये सुन्नी था तो ये शिया मुस्लिम से नफरत करता था और हिंदू से भी नफरत करता था। ये शिया और हिंदू के साथ वेरी बैडली ट्रीट करता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये कुछ दिन बाद ये मर जाता है इल्तुतमिश, और मरने से पहले इसको लगा ना कि इसका एक बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, तो इसको लगता था ना इल्तुतमिश को कि वो अच्छा नहीं है, वो राजा बनने के लायक नहीं है। तो इसने अपनी बेटी रज़िया को राजा बना दिया, मतलब रानी सक्सेसर, जो कि रज़िया सुल्तान आपने सुना भी होगा। 4 साल राज किया इन्होंने बस, ये है। और इल्तुतमिश के बनने के बाद ये बनी, तो अब जो रज़िया सुल्तान थी इनको नोबल्स पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कि नसरुद्दीन मोहम्मद ही राजा बने। इन्होंने क्या किया ना कि जो भी तुर्किश नोबल्स है उनको हटा दिया दरबार से, कि ताकि कोई इनका नहीं कर पाए, मतलब डी सपोर्ट में ना रह पाए। और उसके बाद लिखा गया है कि सभी को कुचल दिया, अपने सभी ओपोनेंट्स को जो उससे लड़ते थे झगड़ते थे। और इसमें डुइनो में लिखा गया है कि जो रज़िया सुल्तान थी वो पहली और अंतिम शासक थी, मतलब लेडी मुस्लिम रूलर थी मिडावल पीरियड में। और फिर 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनके भाई ने इनको खुद मार दिया राजा बनने के लिए, और वो थे नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1246 से 1266 तक राज किए। तो उसका जो यंगेस्ट ब्रदर था इल्तुतमिश का वो यही है नसरुद्दीन मोहम्मद, और फिर ये भी सुल्तान बना और ये भी इसका राज किया। उसके बाद जो गयासुद्दीन बलबन था वो इसका प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर नसरुद्दीन मोहम्मद का था। तो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के पास मतलब ज़्यादातर सारा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर ही करता था, मतलब गयासुद्दीन बलबन, ये तो बस नाम के लिए राजा था। जैसे ये मरा उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो कि इसका प्राइम मिनिस्टर था वही राजा बन गया। वहाँ से उसके बारे में पढ़ना है, जो कि 1266 से 1286 राज किया, जो कि वो स्ट्रॉन्ग और कैपेबल राजा था, उसकी तो तारीफ लिखी गई है। उसके बाद उसने जो ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स था ना उसको हटा दिया, बोला वो सब नहीं मानेंगे हम, यहाँ पे था ना जो चालीहा जो कि चलाया था इसने इल्तुतमिश ने, उसको हटा दिया। और अब इसके दरबार में ऐसा ये स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि कोई भी नोबल नहीं, मतलब कोई भी दरबारी उसके परमिशन के बिना ना बोल सकता था, ना बात कर सकता था, नहीं तो हंस सकता था। अगर कुछ हंस दिया तो उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो वही था बलबन फिर मर गया, 1286 में मर गया। फिर जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी आया और उसको ख़त्म कर दिया। अब खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो उसका पहला रूलर था जलालुद्दीन खिलजी। वो कैप्चर किया 70 साल की एज में थ्रोन में आया, 70 साल तक राज किया उसने, नहीं 70 साल की एज में थ्रोन में आया। और उसका खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट किया उसने, और उसका एक क्या हुआ कि उसने 6 साल राज किया। उसके बाद उसका जो भतीजा था जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। कैसे मारा? तो जब जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी को जीतने गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जब वापस जलालुद्दीन खिलजी आया तो एक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के लिए एक बनाया था टेंट उनका स्वागत करने के लिए। और टेंट में जैसे ही वो घुसे पूरा टेंट इन्हीं पर गिर गया जलालुद्दीन मोहम्मद पे, और उनकी वहीं डेथ हो गई। ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा को मरवाया था राजा बनने के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता, जो कि यही है। अब ये तो बहुत स्किल था, वो ये चाहता था ना कि जो था ना सिकंदर, उसके जैसा ये भी बन जाए, पर नहीं बन पाया। और वो देवगिरी बहुत सारी जगह को जीत चुका था। और वो जो रिलीजियस लीडर होते थे, रिलीजियस धार्मिक लीडर्स, उनका भी बात नहीं मानता था, ये बस अपना मर्जी रहता था। और फिर क्या इसके पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में ना हिंदुओं की
जो दशा थी वो मिजरेबल थी, मतलब दयनीय, देखकर दया आ जाए, उस ऐसी हिंदू की ये काम अच्छी इनको परेशान करता था। और 50% टैक्स लगा दिया था वो किसानों पर। सोचिए, मैं जितना कमाएगा उसको 50% इसको देगा, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसके बाद बहुत से किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, इतना पैसा कौन देगा, तब तक इसका बहुत लॉस हुआ था। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है तुगलक डायनेसिटी, इसकी शुरुआत होती है। इसका स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया कि ये तुगलक डायनेसिटी के स्टार्ट करता है, बहुत अच्छा रूलर था, ये बहुत न्याय करता था। उसके बाद क्या हुआ ना कि इसका एक एक्सीडेंट में पंडाल ना इसके ऊपर गिर गया था, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। मतलब कहीं सॉरी, गलती हो गई मेरे से, मैंने आपको ऊपर गलत बता दिया है, ऊपर मैंने गलत बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को टेंट गिरा कर नहीं मारा था, पता नहीं, अपने आप ऐसे ही मार दिया था और मर्डर कर दिया था। मेरे से गलती हो गई। मैसूर का शासक घोषित कर दिया। तो इस तरह से कहा जाए तो मैसूर क्षेत्र में एक नए शासक का दौर आ गया जो थोड़ा अलग था। ठीक है, एमसीक्यू आप लोगों को दिए जाएंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। एमसीक्यू आपके लिए प्लान किया जाएगा, कैसे आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए दिया जाए, तो वो सारी चीजें होमवर्क सीरीज टाइप से आपको दिए जाएंगे। फिलहाल अभी जो दिया जा रहा है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एमसीक्यू बाद में आपको जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हैदर अली शासक अब इसने क्या किया ना कि ये अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी कर दिया है। मतलब जो ये मोहम्मद तुगलक था ना, उसने अपना कैपिटल ना दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। ये सबसे बेवकूफ़ था राजा। जो मंगोल थे यानी चंगेज़ खान, वहीं सब मंगोल ने दिल्ली पर अटैक करे थे बार बार। तो इसने अपना दिमाग लगाना, सोचा ना कि अगर हम दिल्ली पर रहेंगे नहीं तो कोई हमला कैसे करेगा। तो वो दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी शिफ्ट कर ली और दिल्ली के सारे लोग, अपने मंत्री को, अपनी प्रजा को बोला कि वापस से देवगिरी आओ। देवगिरी की डिस्टेंस बहुत दूर था, तो वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी नहीं उस समय, तो पैदल चलते बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को। और यहाँ से माइग्रेट होकर वो लोग आ गए देवगिरी में। फिर क्या हुआ कि जो ये दिल्ली है वहाँ पर मंगोलों का शासन होने लगा और मंगोलों ने देवगिरी पर भी हमला करने लगा। जब इसको मोहम्मद तुगलक को अपने गलती का एहसास हुआ, उसने वापस से दिल्ली को अपना कैपिटल बना दिया और वापस से देवगिरी से उसकी प्रजा को वापस जाना पड़ा, बहुत दूर डिस्टेंस कवर करके दिल्ली। तो उसमें बहुत सारे प्रजा इसकी मरी गई, आधी से ज़्यादा प्रजा मर गई आने में, तो उसका बहुत लॉस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, कितने लॉस हो चुका था, उसने सोचा ना कि सिल्वर का हम कॉइन हटाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए उसने कॉपर के कॉइन लाना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, कॉपर के कॉइन लाने से एक दिक्कत हो गई। कॉपर बहुत सस्ता आता है और सबके घर में होता है, तो सभी लोग क्या करने लगे, अपने खुद का ही कॉपर से अपना ही सिक्का बना के, एक अपना मोहर लगा के उसको बेचने लगे और बहुत और लॉस हो गया। तो वापस इस फैसला को भी अपना लिया। ऐसे करते करते बेचारे को बहुत ज़्यादा सारा फैसला गलत हो गया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी वजह से दिल्ली बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था उस टाइम पर। उसके बाद आया फिरोज़ तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक का बेटा था। ये मोहम्मद तुगलक का कोई सन नहीं था। अच्छा, तो फिरोज़ खान बन गया उसकी डेथ के बाद, मतलब बेटा नहीं था ये, उसके बाद बन गया था तुगलक, मोहम्मद तुगलक। और फिर क्या किया ना कि ये मानता था ना फिरोज़ तुगलक कि ये भगवान का नौकर है, इसलिए वो अपना वो भगवान को नौकर मानता था। और उसने फिर कुछ तारीफ लिखी गई है कि क्या था, उसने 12,000 फ्रूट मतलब 1,200 फ्रूट के गार्डन बनाए और उसके बारे में यही सब लिखा गया। उसके बाद आता है नसरुद्दीन तुगलक। अब ये लास्ट रूल था नसरुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का। ये भी राज किया, बाद में इसको भी मार दिया गया और मार के जो था दौलत खान ने मार दिया इसको। और उसके बाद सैयद खिराज खान ने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की। अब आपको सैयद डायनेस्टी के पूरे बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बस एक छोटे से डिवीजन मतलब 2 लाइन के डिवीजन में इसके बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा डायनेस्टी था। अब देखो, वैसे देखा जाए तो इसने बहुत ज़्यादा राज किया, 1414 से 1415, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 साल तो राज किया इसने। 14 से 1451 तक, तो मतलब कम से कम 20-30 साल राज किया।
तो फिर इसका नाम क्यों नहीं है? तो भाई देखो, सभी जिनका 4 साल कोई राज करता है तो उनका भी नाम आ जाता है, तो इसका क्यों नहीं आया बुक में? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसने राज किया बहुत साल, लेकिन उसने 64 किलोमीटर से ज़्यादा अपना डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं पाया। मतलब इतना सा राज करने के बावजूद बस इतना में ही रह गया, मतलब इतना में। तो 64 किलोमीटर कितना कम होता है, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद बहलोल लोधी आया, उसको जाकर मार डाला। बहलोल लोधी डायनेस्टी का एक राजा था। इसके बारे में लिखा गया तो ये भी अपने बहुत राज के पंजाब और बिहार को भी जीत गया। उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। और उसके बाद सिकंदर लोधी आया, इसने भी राज किया। बहुत गरीब लोग को, विधवा लोग, छोटे छोटे बच्चों की, मतलब गरीब लोगों की शादी करवाई। और उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं और लिखा गया है कि सिकंदर लोधी था, उसका रिलीजियस पॉलिसी हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो हिंदुओं को ज़्यादा नहीं मानता था और बहुत सारे हिंदुओं के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करता था, मंदिर। और उस मानो यहाँ पे मंदिर है ना, तो ये सिकंदर लोधी, ये मंदिर है। तो सिकंदर लोधी आता था और मंदिर को तोड़ देता था, तोड़ कर यहाँ पर मस्जिद बनाता था, तोड़ देता ये। और फिर इसने अपना पावर सेंट्रल एशिया में बढ़ाया। उसके बाद मरने के बाद आया इब्राहिम लोधी। आप इसके बारे में आप शायद जानते होंगे। इसी इब्राहिम लोधी के कारण मुग़ल आए थे भारत के अंदर। और आपको ये मैंने चैप्टर 50 में बता दिया है। आप इसमें भी देख लो कि वो कि ये बहुत कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है। इसके खुद के मंत्री इसका सपोर्ट नहीं किया करते थे। और इसके खुद के मंत्री ने ना था ना वो बाबर, उसको इन्वाइट किया था, आइए और मारिए इब्राहिम लोधी को। और बाबर आया, इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में मार डाला और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की। तो ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके आगे का पार्ट हम बाद में बताएंगे, जो कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से लिया गया है। तो मैंने इसके एक पार्ट में इतना सारा बता दिया, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन नहीं बताया, उसको लाइन बाय लाइन नहीं बताया, लेकिन हिंदी बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए